हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी सामाजिक मानवशास्त्र जो सेकंड पेपर है उसमें नातेदारी या बंधुत्व व्यवस्था, जिसको हम किनशिप सिस्टम भी कहते हैं, स्वजन व्यवस्था भी कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अध्ययन नातेदारी के ऊपर हुए हैं और सभी समाज में अधिकांश व्यक्ति अपने वंश या कुल के बारे में जानकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। अभी चाहे हम कितने ही आधुनिक युग में जी रहे हों, लेकिन फिर भी अपनी नातेदारी या अपने स्वजनों के बीच हमें जो मानसिक संतुष्टि मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। इसलिए आदिम समाजों से लेकर आधुनिक समाजों तक नातेदारी व्यवस्था अपने आप में बहुत महत्व रखती है। वास्तव में जो नातेदारी व्यवस्था है वो किसी भी समाज के सामाजिक संरचना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसलिए सभी समाजों के अध्ययन में ये जो नातेदारी है ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नातेदारी को समझे बिना हम किसी भी समाज के आंतरिक स्वरूप और सामाजिक अंतःक्रियाओं को अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं। नातेदारी और विवाह ये दोनों मानव शास्त्र के अध्ययन की केंद्रीय विषय वस्तु रही है और अनेक जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाले जनजातीय समाजों का अध्ययन करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। इनमें अगर हम देखें तो मैक्लेनन, हेनरी मैन, लुइस मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, मालिनोस्की, इवांस प्रिचार्ड, मुरडोक, लेवी स्ट्रॉस, लुइस ड्यूमो आदि नाम हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने की नातेदारी व्यवस्था के ऊपर बहुत ही रिमार्केबल स्टडीज़ हमको दी हैं। इवन रॉबिन फॉक्स तो लिखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में नातेदारी का वही स्थान है जो दर्शन शास्त्र में तर्क का है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानव शास्त्र में एक केंद्रीय विषय वस्तु है। अब हम ये देखेंगे कि नातेदारी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम रेडक्लिफ ब्राउन की डेफिनेशन लें तो वो लिखते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। रॉबिन फोक्स की डेफिनेशन लें, नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। इसके अलावा और भी कई मानवशास्त्रियों ने इसकी डेफिनेशन दी है। मजूमदार और मदान के बारे में अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि सभी समाजों में मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों द्वारा आपस में समूहों में बंधे हुए होते हैं और इन सब में सर्वाधिक सार्वभौमिक और आधारभूत बंधन वह है जो संतानोत्पत्ति पर आधारित होता है। संतानोत्पत्ति मानव की स्वाभाविक इच्छा है और नातेदारी कहलाती है। ये जो डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस के आधार पर हम
यह स्पष्ट रूप से देखते हैं कि नातेदारी में वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनसे वंशावली के आधार पर संबंध होता है। वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं और वे परिवार पर ही आश्रित रहते हैं। इन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। नातेदारी में कभी कभी वे लोग भी आते हैं जो वंशानुगत आधार पर रक्त संबंधी नहीं हैं, लेकिन गोद लिए हैं और समुदाय ने स्वीकृति दी है। अर्थात सामाजिक उद्देश्य के लिए रक्त या प्राणी शास्त्रीय संबंध नातेदारी में जरूरी नहीं होता, जैसे देवर या साली विवाह। इसका कारण यह है कि नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है जिसमें समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण होती है। इस तरह से नातेदारी में रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी दोनों होते हैं। रक्त संबंधों को नातेदारी की आंतरिक व्यवस्था और विवाह संबंधों को बाह्य व्यवस्था कहते हैं। अब हम नातेदारी के आधार और भेद की चर्चा करेंगे और इसको हम नातेदारी के प्रकार भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि नातेदारी चूँकि सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध हैं, इसलिए ये जो नातेदारी है इसके हम दो प्रकार देख सकते हैं, या इसके दो भेद कह सकते हैं, या दो आधार हम देख सकते हैं। यानी कोई भी किनशिप सिस्टम बनता है तो उसमें दो प्रकार के रिलेशंस होते हैं। पहले वो जो रक्त संबंध है और दूसरा है वैवाहिक संबंध। तो और तीसरा एक और हम कह सकते हैं कल्पनात्मक नातेदारी। तो जो प्रजनन की कामना है, वंश वृद्धि है, वो दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है, रक्त संबंध और विवाह संबंध। तो विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी, और तीसरी जिसको समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है वो काल्पनिक नातेदारी भी होती है। सबसे पहले हम लेते हैं समरक्त संबंध। और समरक्त संबंधी जो नातेदारी है इसमें हम इसको हम कह सकते हैं जो रक्त संबंधी नातेदारी है, इसमें प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंध आते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा बुआ आदि, ये सभी रक्त संबंधी हैं। लेकिन जो रक्त संबंधी है उनके बीच हमेशा बायोलॉजिकल रिलेशन होना आवश्यक नहीं है, उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को भी समाज स्वीकृति दे देता है, तो वे वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविक सत्य के साथ सामाजिक मान्यता का तथ्य भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा आधार हम लेते हैं विवाह संबंधी नातेदारी। ये जो विवाह संबंधी नातेदारी है यह पति पत्नी के संबंध पर आधारित है। इसमें केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं होते हैं, अपितु पति एवं पत्नी दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद, भाभी, जीजा, साली, साला, समधी, साड़ू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संबंध में प्रकट किया जाता है, जैसे सास है तो बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, मामा भांजा आदि। इन सभी संबंधियों के बीच संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह है। पति पत्नी रक्त की दृष्टि से एक दूसरे से पृथक हैं, लेकिन विवाह के आधार पर एक दूसरे से प्रगाढ़ रूप से जुड़े हुए हैं। परिवार के संबंधी भी विवाह के संबंधी से हो जाते हैं। अतः विवाह के बाद पुरुष केवल पति ही नहीं वरन किसी का दामाद, किसी का बहनोई, जीजा, फूफा, नंदोई, मौसा, साड़ू आदि बन जाता है।
इसी प्रकार स्त्री भी विवाह के बाद पत्नी, पुत्रवधू, भाभी, देवरानी, जिठानी आदि बन जाती है। तो ये दो प्रकार की नातेदारी हम देख सकते हैं, या नातेदारी के दो प्रकार हम देख सकते हैं।